हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिंह डांगी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे निमराना में रहता हूँ और मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी करता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर कोविड-19 के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस, क्योंकि मैं एक पोस्ट कोविड हूँ। मैं इस बीमारी को अपने ऊपर झेल चुका हूँ और इस कोविड के ही बारे में मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पिछले 2020 अक्टूबर की बात है। 1 अक्टूबर को मुझे अचानक से बुखार चढ़ा। तो बुखार चढ़ा तब मैंने भी इतना सीरियस नहीं लिया इसको। मैंने समझा वायरल है। 1-2 दिन मैंने घर में टेबलेट खाई, पैरासीटामोल खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं अपने नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया। सोनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल है मेरे कस्बे के अंदर ही, वहाँ पे गया। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मेरा डेंगू का टेस्ट किया, मलेरिया का टेस्ट किया, लेकिन वो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन बुखार जो था मेरा वो कंटिन्यू था। टेबलेट खा लेता, थोड़ा बहुत उतर जाता, 19-20 फर्क पड़ता, उसके बाद फिर वैसे चढ़ता। 104 तक बुखार जाता था मेरे को। और इस प्रकार करते करते मेरे को सोनी हॉस्पिटल में लगभग 4 दिन निकल गए ट्रीटमेंट में। उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, मोनोसेफेरा इंजेक्शन दिए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में जाके उन्होंने भी निर्णय लिया कि भी आप कोविड का टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो कहाँ होगा? उन्होंने कहा कि कोविड का टेस्ट आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। मैं फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने मुझे मलेरिया के इंजेक्शन दिए। 6 अक्टूबर को उन्होंने मेरा कोविड का टेस्ट लिया और 8 अक्टूबर को मेरी रिपोर्ट आई। उन्होंने RT-PCR टेस्ट किया मेरा। उस रिपोर्ट में मेरा जो कोविड है वो नेगेटिव आया, लेकिन बुखार फिर भी जो का तो बना हुआ था और मेरी स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। तो 9 तारीख को मेरे एक रिलेटिव आए, गांव से रिलेटिव आए, तो उनको देख के मेरा थोड़ा सा हौसला बना। मैंने उनसे कहा भाई आप मुझे घर ले चलो, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो 10 तारीख की सुबह सुबह हम यहाँ से निकल पड़े निमराना से। सोनीपत ट्रीटमेंट के लिए गया। वहाँ पर भी 1-2 हॉस्पिटलों में गया। संडे का दिन था उस दिन। संडे होने की वजह से 1-2 हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर नहीं मिले। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर मिला। उन्होंने सारे कागजात रिपोर्ट वगैरह देखा, तो उन्होंने भी मेरा ब्लड टेस्ट किया सुबह 10 बजे और उन्होंने कहा कि मैं एडमिट आपको तब करूंगा जब ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी। ब्लड रिपोर्ट आते आते लगभग 2 बज जाएगा। तो मैंने सोचा भाई अगर ये 4 घंटे तक मुझे ऐसे बैठा के रखेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस दौरान सांस लेने में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई पानीपत गोरंडा मेरा एक भांजा है, मेरे को उसके पास ले चलो, वहाँ किसी न किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा। तो तुरंत मैं गाड़ी में वहाँ पहुँच गया गोरंडा। फ़ोन पे बात किया उनसे, साथ में मेरा बेटा भी, पत्नी भी, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। फटाफट हम लगभग 4 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ जाती एक हॉस्पिटल का नाम था HB वेल्टर है शायद, वहाँ मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाया गया। वहाँ उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, एक्सरे किया और कोविड का टेस्ट भी किया, रैपिड टेस्ट किया उन्होंने। एक्सरे भी मेरा ठीक नहीं आया, लगभग 80% एक्सरे मेरा ख़राब था, लंग्स इन्फेक्शन दिखा रहा था। और जो कोविड की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई उस वक्त। जब कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और डॉक्टरों ने मेरे बेटे को बताया कि इसके लंग्स लगभग 80-85% काम करने बंद कर चुके हैं और ये खतरे में है,
अगर इसको ट्रीटमेंट अभी का अभी नहीं दिया गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उस दौरान मेरे घर वाले सारे घबरा गए। उस वक्त मैं भी थोड़ा सा घबरा गया कि भाई पता नहीं अब क्या होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या होगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो भी है ठीक है, लेकिन अब ट्रीटमेंट मेरा कहाँ होगा, मेरे को ये बताओ बस। तो जो मेरा भांजा था, उन्होंने कई जगह, उसका साला भी था, कई हॉस्पिटलों में फ़ोन किया। तो वहाँ लगभग जो छोटे हॉस्पिटल थे, लगभग सभी हॉस्पिटलों ने मेरे को एडमिट करने से मना कर दिया। जैसे वो रिपोर्ट देखते थे, एक्सरे वगैरह, वो लेने को तैयार नहीं थे, और ना उनके पास इस प्रकार के संसाधन थे कि वो मेरे को एडमिट कर सकें। तो फिर उन्होंने पंचकुला हरियाणा में, वहाँ हॉस्पिटल है एल्केमिस्ट, वहाँ फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए हाँ की कि भाई हाँ ठीक है, तुम उसको लेके आओ, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बाकी भगवान भरोसे। तो उसी वक्त एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में मुझे लेटाया गया और तुरंत मुझे ऑक्सीजन लगा दी गई। और लगभग शाम को 7 बजे फटाफट मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाते ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि अगर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँचा था तब तक मेरे अंदर यही फीलिंग थी कि मैं बचूँगा नहीं। मैं अपने बेटे को, पत्नी को, सबको बार बार यही बोलता था कि मेरे को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले चलो, अगर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। तो वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने भी मुझे यही बताया कि भाई खतरे में है, और उन्होंने मेरे बेटे को बताया। मुझे तो नहीं बताया कुछ, मुझसे वो कोई डिस्कस करते नहीं थे, जो भी डिस्कस करते थे वो मेरे बेटे के साथ ही करते थे। तो उन्होंने उसको बताया कि भाई इनके पास 72 घंटे का समय है, अगर इसने 72 घंटे किसी तरह निकाल दिए तो ये बच सकता है। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई 72 घंटे वाली कोई बात थी नहीं। मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पे। मेरे अंदर वो फीलिंग थी। जबकि मैं देखा वहाँ 2 दिन मेरे को उन्होंने जनरल वार्ड में रखा, उसके बाद उन्होंने मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में भी मैं कॉन्शियस था, मेरे पूरे होश में था, अपना तीनों वक्त का खाना टाइम से लेता था, मैं नाश्ता भी लेता था, मतलब सेमी वेंटिलेटर पे था मैं, फुल वेंटिलेटर में नहीं था मैं, सेमी था। 15 केजी की उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई उस वक्त, और उस ऑक्सीजन को झेलना हर किसी आदमी की बस की बात नहीं। 15 केजी की जो ऑक्सीजन है, उतना तेज प्रेशर था। मैं तो क्या था, एक टेक्निकल आदमी था, मैंने उसके साथ अपना सिंक्रोनाइज किया। जिस वक्त वो फोर्स छोड़ती थी मैं उसी वक्त सांस को खींचता था, और जब वो बंद होती थी मैं सांस को रिलीज करता था। तो मैंने कॉम्बिनेशन उसके साथ बिठाया, और उस हिसाब से मैंने 4 दिन उसी के साथ निकाले। और उसी दौरान डॉक्टरों ने मेरे को एक इंजेक्शन भी दिया, एक्ट मेरा, मुझे नहीं पता था वो कौन सा इंजेक्शन है, वो तो मुझे बाद में ही पता चली जब मैं डिस्चार्ज हुआ वहाँ से। वो लगभग 40,500 रुपये का इंजेक्शन था, उससे मेरी रिकवरी हुई। बाकी और भी वो मेरे को 4-4 हज़ार रुपये के इंजेक्शन सुबह शाम लगाते थे, नाम मुझे भी याद नहीं है, मोनोसेफ वगैरह भी लगाते थे। 10 दिन तक मैं वहाँ एडमिट रहा, 4 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और जो ऑक्सीजन थी वो 10 केजी ले आए, वो 10 केजी से फिर वो 5 केजी, 5 केजी से 2.5 केजी, ऐसे करते करते उन्होंने 2 केजी लाए। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दिया। और उस वक्त मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है, जो ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, वो 92 तक आ गया था। लेकिन जब मैं वहाँ एडमिट हुआ था उस वक्त मेरा था 82। और एडमिट होने के 2 दिन के अंदर अंदर मेरा 70 तक आ गया था ऑक्सीमीटर। मैं खुद कंप्यूटर पे चेक करता था कि 72, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी। जो स्टाफ था वहाँ का हॉस्पिटल का,
वो मुझे बोलता था आप इन चीज़ों को मत देखो था, लेकिन फिर भी मैं कुछ घबराया नहीं। चलो, तो दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होता गया हॉस्पिटल के अंदर। और 11 तारीख को मेरे को उन्होंने 11 अक्टूबर को उन्होंने मेरे को एडमिट किया था और 21 अक्टूबर को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में मेरे को डिस्चार्ज हुआ 21 अक्टूबर को, और वहाँ पे मेरी देखभाल इतने अच्छे से की गई, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक अपना जो एक घर का आदमी होता है, इस प्रकार से उन्होंने मेरी केयर किया। मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटलों के अंदर इतनी ज़्यादा भी केयर होती है। उनका खाना पीना, मतलब एक क्लास खाना पीना था, सब कुछ। और जैसे वहाँ बहुत कम एज के ही थे, जो स्टाफ था कम एज का ही था, 25 से 30 साल का स्टाफ था। वो इस प्रकार से केयर करते थे जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की करता है। तो मैं अल्केमिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि जिन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया और मेरे को इस जानलेवा बीमारी से बाहर निकाला। दोस्तों, जब मैं अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू के अंदर था, तो मेरे साथ और भी कोविड के पेशेंट थे। वो अनकॉन्शियस थे, मतलब बेहोशी की हालत में थे। तो उस दौरान 3 दिन तक मैं देखा, मेरे सामने ही 3 पेशेंटों ने दम तोड़ा और मेरी आंखों के सामने ही उनको पीपी किट के अंदर पैक किया उन्होंने। अब आप खुद सोचो कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। जिनके वो परिजन चले गए इस बीमारी की वजह से, उनके घर वालों का क्या हाल होगा। तो आप इस बीमारी को छोटे में मत लो, क्योंकि ये सीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उस वक्त थोड़ा सा मैं भी घबरा गया था कि यार क्या है, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला कि भाई ठीक है, अब भगवान ने जितनी इनकी उम्र दी थी पूरी हो गई। लेकिन नहीं, भगवान ने उम्र नहीं दी थी, वो कोरोना ने जान ली है उनकी। अगर उनको कोरोना नहीं होता तो शायद वो और भी लंबे टाइम तक जिंदा रहते। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप कोई भी आदमी सोच नहीं सकते हैं कि आपको ये किस हालात तक, किस कंडीशन तक ले जा सकती है। मौत तक भी ले जा सकती है बीमारी आपको। मैं तो ये समझो कि मौत को टच करके निकला हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे परिवार की किस्मत अच्छी थी कि मैंने रिकवरी किया। और मतलब ये समझो कि मैं भगवान के यहाँ घंटी बजा के आया हूँ। बस सीधी सी बात है, भगवान के यहाँ घंटी बजा के आ गया हूँ मैं। एक बार तो मुझे भी लगा था कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखा, जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों के बीच हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है, जो डॉक्टर आपको गाइडलाइन देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, उनका आप पूर्ण रूप से फॉलो करो। जो भी हमारी सरकार इसके बारे में बताती है उनका पूर्ण रूप से फॉलोअप करो। मास्क लगाना है, बार बार हाथ सैनिटाइजर करता है। अगर 100% लोग मास्क लगाते हैं और बार बार हाथ धोते हैं तो ये बीमारी हिंदुस्तान से ख़त्म हो सकती है। लेकिन लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं, बाज़ार में, मार्केटों में, पब्लिक प्लेस में ऐसे घूमते हैं और एक दूसरे को कोरोना बांटते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल मत लो। हर आदमी मास्क लगाओ और हाथों को बार बार सैनिटाइज करो, साबुन से धो, जैसा कि सरकार गाइडलाइन देती है 20 सेकंड तक हाथ धो। तो उसका पूरा फॉलोअप करो। खाली दवाइयों से, इंजेक्शन से बीमारी जाने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश से, हिंदुस्तान से या पूरी दुनिया से बीमारी
पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो जो स्टार्टिंग से ही फॉलोअप है वही हम सबको करने होंगे, तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर हम ऐसे लापरवाही करते रहे तो बीमारी तो इस हिसाब से जाने वाली नहीं है। 1 साल 2 साल क्या हो सकता है, लंबे टाइम तक भी चले, जैसी दूसरी बीमारियां आज तक भी प्रेजेंट है। तो हो सकता है ये बीमारी हमेशा रहे, लेकिन इसको ख़त्म किया जा सकता है। 100% लोगों को इसमें सहयोग करना होगा, तभी ये बीमारी से हम निजात पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी आदमी मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 गज की दूरी वो बनाए रखें, तो बीमारी अपने आप ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पूर्ण रूप से फॉलोअप करें। धन्यवाद।